हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल द कलाकार क्लासेस। मैं हूं राकेश आपको न्यू कंटेंट जिसका नाम है क्लास 8 साइंस क्वेश्चन पेपर कॉमन एनुअल एग्जाम 2025-26 के लिए। आपके लिए मैं एक बहुत ज्यादा ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर के आया हूं, जिसके अंदर के क्वेश्चंस जो आपके आएंगे वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। ये जो क्वेश्चन पेपर है आपका 2025-26 का आएगा। और ये जो क्वेश्चन पेपर है ना, इसमें सारे क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपोर्टेंट है, प्रीवियस में आए हुए हैं और बार बार आपके रिपीटेड होते हैं और आपके वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस हैं। इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। इसके बाद आपको मैं इस वाले क्वेश्चन पेपर के बाद में आपको मैं एक और क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ठीक है, तो दो क्वेश्चन पेपर से लगभग लगभग आपकी तैयारी 100% के आसपास में हो जाएगा। तो इसलिए आपसे स्टूडेंट के दोनों क्वेश्चन पेपर जो आपको मैं कराने वाला हूँ वो आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसलिए आप स्टूडेंट दोनों वीडियो को एकदम बढ़िया तरीके से देखना और इस वाली वीडियो को शुरू से एंड तक पूरा देखना। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जिन स्टूडेंट ने बहुत ज्यादा तैयारी किया हैगा और जिन्होंने तैयारी नहीं भी किया हैगा उनके लिए भी बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, इसमें हर एक क्वेश्चन बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए आपको मैं ये वाला क्वेश्चन पेपर करा रहा हूँ। तो चलो अपनी क्लास को यहाँ से शुरू करते हैं। क्लास ए साइंस का क्वेश्चन पेपर है आपका। क्वेश्चन पेपर आपको मैं दिखाने जा रहा हूँ, ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में। लगभग देखो आपका जो 25-26 का जो कॉमर्स क्वेश्चन पेपर होने वाला एग्जाम आपका होने वाला है, लगभग लगभग इसके जैसा ही क्वेश्चन पेपर आपको देखने को मिलेगा। मतलब कि इसके जैसे आपके क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर में आएगा, क्वेश्चन पेपर आपका इसके जैसा आपका होगा। ये सेम क्वेश्चन नहीं होंगे, इसके जैसा आपका एग्जाम आएगा। ठीक है, आपको अधिक से अधिक क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जैसे कि आपको मैं इसके बाद में एक और क्वेश्चन पेपर कराने वाला हूँ, उसको कर लोगे तो लगभग लगभग 100% के आसपास में पहुंच जाओगे। और आपको मैं एक आध सजेशन और देना चाहूंगा, मतलब कि लास्ट में ना क्वेश्चन के इस वाले वीडियो के लास्ट में आपको मैं एक सजेशन देना चाहूंगा, जिससे कि आप ना 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आपका आता है, 60 में से 60 मार्क्स कैसे आप अचीव कर लोगे। ठीक है, आपको मैं एक टिप दूंगा। ठीक है, जिससे कि आप 60 में से 60 मार्क्स अचीव कर लोगे, क्लास के लास्ट में दूंगा, तो बने रहो क्लास के लास्ट तक। ठीक है, बाकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फोकस करना क्लास पर। तो ये रहा क्वेश्चन पेपर आपके सामने में, क्लास 8 का है, विषय आपका क्या है, विज्ञान है। कोड नंबर क्या होता है आपका, 086 आपका कोड नंबर होता है। 2.5 घंटे का आपका समय दिया जाता है, 60 मार्क्स का आपका क्वेश्चन पेपर होता है। और आपको सामान्य निर्देश आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो इसको पढ़ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसको पढ़ लेना आराम से। ठीक है, 15 मिनट का समय दिया जाता है, इसको पढ़ना जरूर, फिर जाकर क्वेश्चनों पे बढ़ना। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, आगे बढ़ते हैं सीधे। खंड का से हम स्टार्ट करते हैं अपना खंड का। क्वेश्चन नंबर 1 से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर आपका टोटल 12 पार्ट्स आएंगे। तो आपके 12 पार्ट्स हैं, तो 12 पार्ट्स आपके बराबर 12 मार्क्स के आएंगे। सभी पार्ट एक एक 9 मार्क्स वाले हैं। ठीक है, चलो करते हैं। तो देखो यहाँ से पढ़ते हैं, प्रश्न 1 से 12 में सही विकल्प हमारे को चुनना है बस। ठीक है, चलो करते हैं। तो आप हम क्या करेंगे, देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, एक ही प्रकार के पौधों को एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, तो उन्हें क्या कहते हैं। देखो एक ही प्रकार के पौधे हैं और एक ही स्थान पर बड़े पैमाने पर उगाया जाता है, उनको क्या कहते हैं। आपका फर्स्ट चैप्टर है, साइंस का फर्स्ट चैप्टर है फसल। ठीक है, तो ये जो आपका डेफिनेशन दिया गया है, आपका फसल का डेफिनेशन है, परिभाषा है आपका, तो बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अल्कोहल के उत्पादन में किस सूक्ष्म जीव का उपयोग किया जाता है। अल्कोहल के उत्पादन मतलब कि अल्कोहल शराब को बनाने के लिए कौन से सूक्ष्म जीव का आपका यूज किया जाता है, ईस्ट। ईस्ट का यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, वनों की कटाई का अर्थ है। वनों की कटाई, वनों की कटाई का मतलब समझते हो, पेड़ों को काटना, पेड़ों की कटाई। 20 का राइट आंसर है। बाकी सब पर देखो, जैसे कि अधिक पेड़ लगाना, ये इसका परिभाषा नहीं है, ये सी भी नहीं है और आपका डी भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, यौवन के समय होने वाले परिवर्तन किसके द्वारा नियंत्रित होते हैं। ठीक है, यौवन के द्वारा के समय पर, तो किसके द्वारा नियंत्रित होता है, आपके हार्मोन्स के द्वारा नियंत्रित होता है। क्योंकि जब वो यौवन अवस्था होता है उसमें ना आपका जो शरीर के अंदर हार्मोन्स जो है ना बहुत ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके कारण हमारे शरीर के अंदर में अलग अलग परिवर्तन देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है फिफ्थ, भाप रासायनिक प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके, एक सेकंड रुकेंगे। हाँ, पिलास बाद में ले लियो, अभी मैं कहा बाद में ले लियो। ठीक है, भाप प्रक्रिया क्वेश्चन के यहाँ पे करते हैं क्वेश्चन को। फिफ्थ क्वेश्चन आपका हमारा है, भाप प्रक्रिया जिसमें कोई पदार्थ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके उष्मा, ठीक है, उष्मा प्रदान करती है। ठीक है, करता है, कहलाती है, क्या कहलाती है हमारा। ठीक है, क्या बोला जा रहा है, सिंपल सा परिभाषा आपका है, जब हमारे क्या है ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, ठीक है, हमारे को उष्मा देता है, क्या कहलाएगा बताओ, शोषण कहलाएगा नहीं। ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण का मतलब ऑक्सीजन की वृद्धि, ये भी नहीं होगा। दहन इसका राइट आंसर आपका आएगा, क्या ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, मतलब कि ऑक्सीजन के साथ में इसको जलाया जा रहा है। ठीक है, कोई भी वस्तु कब जलता है, ये बताओ, कोई भी वस्तु कब जलता है, जब ऑक्सीजन है वहां पर, अगर ऑक्सीजन होगा जलेगा ही नहीं।
ठीक है। और अपना जैसे कि लकड़ी है, लकड़ी को हम ऑक्सीजन में जलाते हैं तो फिर क्या देता है हमारे को, ऊष्मा देता है, तो दहन कहलाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा, वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई वस्तु जिस पे कोई पदार्थ आग पकड़ता है, वह न्यूनतम तापमान जिस पे कोई पदार्थ क्या है आग पकड़ता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम ज्वलन तापमान कहते हैं। ज्वलन तापमान का मतलब क्या होता है, वह न्यूनतम तापमान होता है जिसपे कोई भी वस्तु क्या पकड़ ले, आग पकड़ ले। उस किसी भी वस्तु के अंदर में ऐसा तापमान, किसी भी वस्तु के अंदर में आग पकड़ ले, ऐसा तापमान होता है। ठीक है, तो न्यूनतम तापमान होता है वैसे न्यूनतम तापमान जिस पे कोई वस्तु आग पकड़ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 7, निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। निम्न में से कौन सा विद्युत का सुचालक, मतलब कि विद्युत को अपने आर पार जाने देगा, विद्युत को अपने अंदर से प्रवाहित होने देगा। कौन सा है, अशुद्ध जल। अशुद्ध जल का मतलब होता है आपका शुद्ध जल, प्योर जल, तो ये आपका नहीं होता है, ये आपका कुचालक होता है। क्या होता है, कुचालक होता है। आगे कहते हैं नल का पानी। देखो शुद्ध जल हो गया, दोनों ये जो ए और सी आपका दोनों सेम सेम है, तो ये भी नहीं है। चीनी का घोल, चीनी का घोल भी आपका सुचालक नहीं होता, ध्यान रखना। इसका राइट आंसर आपका आएगा नल का पानी। नल का जो पानी आपका होता है इसमें कैल्शियम हो गया, वो और सारे खनिज लवण आपके मिले होते हैं इसके अंदर में, तो इसके कारण आपका क्या है, जल का आपका सुचालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 8, वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है, वह द्रव जो विद्युत का चालन करता है वह क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हमारा है कॉपर सल्फेट विलयन के विद्युत अपघटन में कॉपर कहाँ जमा हो जाता है। ठीक है, कॉपर सल्फेट का हम विद्युत अपघटन करते हैं, बताइए कॉपर सल्फेट के अंदर में CuSO4 आपका होता है, उसमें हम विद्युत धारा को प्रवाहित करते हैं, तो कॉपर आपका अलग हो जाता है, सल्फेट आपका अलग हो जाता है। तो हमारे को बताना है कि कॉपर कहाँ जमा होता है, तो आपके जो विद्युत अपघटन में कैथोड होता है, एक आपका एनोड होता है, तो आपका जो इसका राइट आंसर आपका है कैथोड पर। कॉपर कहाँ पर जम जाता है, कैथोड पर, और सल्फेट जो आपका रहता है एनोड। सल्फर, एक सेकंड रुक जाना, सल्फर का थोड़ा सा डाउट है। कैथोड पर बस ध्यान रखना बस, ठीक है, इतने ही पढ़ते हैं कैथोड। और सल्फर का जो रहेगा मेरे हिसाब से ना, जो सल्फर रहेगा इसका मुझे डिटेल में नहीं पता, बट सल्फर कम से कम या तो एनोड पे होना चाहिए, या तो विलेन के अंदर में सल्फर क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, ऐसा दोनों में से कोई एक सोचता है। ठीक है, आपको इसका जो आंसर है ना, इसका जो सल्फर के बारे में आपको मैं कमेंट कर दूंगा, और अगर मैं ना बताऊं तो एक बार मुझे याद दिला देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 10th है, जब किसी वस्तु पर दो बल, ठीक है, जब किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशाओं में लगाया जा में कार्य करते हैं तो कुल बल होता है, तो कुल बल होता है हमारे को बताना है। ठीक है, कोई एक वस्तु है, वस्तु को मान के चल लो जैसे कि अपने तो कुल बल होता है, देखो जब किसी वस्तु को, एग्जाम्पल क्या दूं मैं, दो बल विपरीत दिशाओं में कार्य करते हैं, दो बल। जैसे कि मान लो एक एग्जांपल लेता हूं आपको, रस्सी वाला, रस्सी आपने खींचने वाला सुना ही होगा। मान चलो पांच पांच लोग इधर की साइड थे, इसको रस्सी को यहाँ पे बीच में क्या है, काला रस्सी यहाँ पे बांधा गया, काला यहाँ पे बांधा गया है। पांच पांच लोग इधर से खींच रहे हैं, और पांच लोग आपको इधर से खींच रहे हैं। ठीक है, दोनों दोनों एक इधर की साइड अपना, मतलब कि मान चलो एक उत्तर दिशा में खींच रहा है, एक साउथ दिशा में खींच रहा है, तो हमारे क्या दो विपरीत दिशा होंगे, ये साउथ उत्तर में खींचा जा रहा है, इसको साउथ में खींचा जा रहा है। ठीक है, तो दो विपरीत दिशाओं में कार्य किया जा रहा है, तो कुल बल होता है, तो कुल बल आपका जो होता है दोनों के बीच का अंतर, दोनों के बीच का अंतर, मतलब कि आप देखो कुल बल जो आपका रहेगा, इसमें मान चलो दोनों के बीच का अंतर समझ लो बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 11th है, ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है। ध्वनि किसके माध्यम से गमन करती है, मतलब ध्वनि किन किन माध्यम से, माध्यम आपका तीन प्रकार के, तो ठोस होता है, द्रव होता है, तो गैस होता है। तो तीनों में से किस में गमन, गमन का मतलब जा सकता है, गुजर सकता है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर आपका है डी है, ठोस, द्रव और गैस, तीनों माध्यम से आपका हमारा जो ध्वनि होता है वह गुजर सकता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है, किस पर निर्भर करती है, आवृत्ति पर, आयाम पर, तो ठीक है, तार तत्व पर, माध्यम पर। इसका राइट आंसर आपका है बी है, आयाम पर। ध्वनि की प्रबलता, ध्वनि कितना तेज होगा, तेज होगा, तेज होगा, शक्तिशाली होगा, किस पे, आयाम पर। अब यहाँ पर आयाम का मतलब क्या आपको समझा देता हूँ। आयाम आपका होता है कर्ण कितनी दूरी तक तय, देखो यहाँ पे आयाम का मतलब आपका होता है कर्ण कितनी दूरी तय करती है। आयाम मतलब कि जो कर्ण होता है, बेसिकली क्या होता है, कर्ण होता है। ठीक है, कर्ण, आयाम का मतलब यहाँ पे कर्ण जो आप जितने ज्यादा दूरी तक तय करेगा, जो कर्ण जो आपका रहेगा, कि जितनी ज्यादा दूरी तय करेगा वही हमारा क्या होगा, अपना जो ध्वनि की जो प्रबलता आएगा उससे हमारे को पता चल जाता है। ठीक है, तो आयाम पर, मतलब आयाम मतलब कणों की दूरी। ठीक है, कणों की दूरी। ठीक, आगे चलते हैं, चलो हमारा 12 क्वेश्चन, हमारे एमसी क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं।
अब इसके आगे जो क्वेश्चन हमारे हैंगे वह हमारे खंड हम खा स्टार्ट करने जा रहे हैं, और ये हमारे सारे क्वेश्चन हमारे 2 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन हैं। चलो करते हैं। देखो सेकंड क्वेश्चन हमारा जो है स्टार्ट करते हैं सेकंड क्वेश्चन का। ए या बी में से किसी एक का उत्तर देना है, या तो हमारे को ऊपर करना है या तो नीचे करना है, दोनों में से कोई एक करना है, ठीक है। दोनों मत करना, वरना एक्स्ट्रा करोगे नंबर नहीं मिलेंगे, ठीक है। दोनों में से एक करना, तो आप छोटे बच्चे ने आपको पता ही ये चीज। पहला आपका क्वेश्चन पूछा है, भारत में उगाए जाने वाले दो फसलों के नाम बताइए और प्रत्येक का हमारे को एक उदाहरण देना है, ठीक है। दो फसलों के नाम बताने हैं। पहला फसल कौन सा था? दो फसलें हैं, एक तो हमारा खरीफ फसल, रबी फसल, ठीक है। दो फसल के नाम हो गया और दोनों के एक एक उदाहरण लिखना है। चलो करते हैं। तो ये रहा आपका, इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, स्क्रीन थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, रुक जाओ। ये रहा। तो आपका ये रहा हमारा। हम क्या लिखेंगे? पहले तो फसल का नाम, यहाँ इसको छोड़ दो, इसको मत लिखना, आप उदाहरण भी काट दो। आप ऐसे लिखना, दो फसल के नाम। पहला यहाँ पे ये भी हटा दो, पहला यहाँ पे एक पॉइंट लगाना, दूसरा यहाँ पे पॉइंट लगाना। फसल के नाम, खरीफ फसल हो गया, रबी फसल हो गया, दो फसलों के नाम। और बीच में एक और फायदा आपका फसल होता है, शायद आपको पढ़ाया नहीं गया हो, जायद बोलते हैं उसे, ठीक है। जायद, जायद फसल होता है जो खरीफ और रबी के बीच में उगाया जाता है, ठीक है। तो बाकी इसके बारे में अभी मत पढ़ो, अभी मेन खरीफ और रबी पे ही फोकस करो बस। तो खरीफ फसल, रबी फसल हो गया, दो फसल के नाम लिख लिए। अब हमारे को उदाहरण लिखना है, कोई भी एक एक उदाहरण लिख देना। मैंने यहाँ पे तीन तीन लिख रखे हैं, तीन तीन चार चार लिख रखे हैं, कोई भी दो कम से कम याद कर लेना हर एक का। जैसे कि खरीफ का मक्का है, ज्वार है, बाजरा है। रबी का आपका जो है चना है, सरसों है, ये सब आपके रबी की फसलें होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसी का, अथवा बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी क्यों महत्वपूर्ण है? देखो बुआई से पहले मिट्टी की तैयारी, मिट्टी को हम क्या करते हैं ना, ट्रैक्टर द्वारा या बैलों द्वारा हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे करते हैं। हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं मिट्टी को। इससे क्या होता है, इससे क्या फायदा आएगा वह देखो। इससे ये फायदा होता है कि देखो, इसका कारण आप यहाँ से पढ़ते हैं, इसका आंसर यहाँ से है। क्योंकि ये मिट्टी के को क्या कर देता है, ढीला करता है। क्या करता है, मिट्टी को ढीला कर देता है। अगर इससे पहले जो मिट्टी आपको देखोगे बुआई करने से पहले एकदम पूरा टाइट पड़ा रहता है, बिल्कुल टाइट, तो ये क्या करता है, ढीला कर देता है। और जिससे कि जड़ों को, जिससे जड़ों को पानी हो गया, पोषण तत्व आसानी से मिलते हैं। जिससे कि क्या होता है, जड़ों को ना क्या करते हैं, टाइट टाइट मिट्टी रहेगा तो जड़ को वहां पर हम बो भी देंगे ना, फसल को हम उसके अंदर हम बो भी देंगे, तो वहां पर जड़ तो अंदर तक जा नहीं पाएगा, ठीक है। तो पानी पोषण तत्व आसानी से मिलते हैं, और जल धारण क्षमता बढ़ती है, खरपतवार हटते हैं, और जैविक खाद मिलकर मिट्टी की उर्वरता बढ़ाती है, ठीक है, बढ़ती है, और जो स्वास्थ्य बेहतर फसलों के लिए आवश्यक है। तो कुल मिलाकर के फसलों का ही फायदा होता है इसको करने से, ठीक है। चलो करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा थ्री क्वेश्चन है guys, ठीक है। यौवन आरंभ के समय लड़कों में होने वाले दो परिवर्तनों के नाम बताइए। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा, ये यौवन आरंभ के समय लड़कों में होने वाले दो परिवर्तनों के हमारे को नाम लिखना है। चलो करते हैं। ठीक है, जैसे कि हमारा पहले दो परिवर्तन लिखना है हमारे को, दो सिर्फ और सिर्फ मैंने चार चार लिख रखे हैं, कोई भी तीन याद कर लेना, कभी बाय चांस एक भूल भी जाओ तो हो जाएगा, ठीक है। तो बालों का उगना, जैसे कि चेहरे पे बाल, मूछ का उगना, समझ में आ गया। नेक्स्ट आपका आवाज में परिवर्तन, आवाज में परिवर्तन बोल सकते हो या बदलाव बोल सकते हो। जब बड़े होने पे क्या होता है, आवाज भारी और गहरी हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है जननांगों का विकास, ठीक है। जननांगों का विकास, जैसे विषण हो गया, लिंग हो गया, उसका विकास होता है। नेक्स्ट आपका लंबाई और मांसपेशी में वृद्धि, ये आपके चार परिवर्तन देखने को मिलते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन था। चलो, ये तीसरा क्वेश्चन हमारा हो गया। फोर्थ करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा आएगा, ऐसे अनुजना। चलो, फोर्थ क्वेश्चन हमारा ए बी, फिर से वही ए बी में से दोनों में से हमारे को एक क्वेश्चन है, कोक क्या है, इसका एक उपयोग लिखना है। कोक क्या होता है वह देखो। देखो, कोक आपका कोयले से बनने वाला कार्बन का लगभग शुद्ध रूप है। क्या बनता है, कोयले से बनता है ये, ठीक है। कोक क्या होता है आपका, कोयले से आपका बनता है और लगभग शुद्ध रूप होता है कोयले का, ठीक है। कार्बन का लगभग, ठीक है, कोयले से बनने वाला कार्बन का लगभग शुद्ध रूप होता है, कोयले से बनने वाला होता है, कार्बन होता है, ठीक है। आगे करते हैं इसका उपयोग की बात करते हैं। इसका उपयोग जो आपका है, इस्पात निर्माण, मतलब कि स्टील बनाने और धातुओं के निष्कासन में उपयोग किया जाता है, ठीक है। धातुओं के निष्कासन मतलब कि धातुओं के, जैसे कि कोई भी आपका क्या होता है, खनिज होता है, खनिज में से ना खनिज होता है आपका, चट्टान होता है, उसमें आपके क्या पाए जाते हैं, धातु सब पाए जाते हैं, उसको निष्कासन मतलब निकालने में, चट्टानों से, खनिजों से शुद्ध धातु को निकालने में मदद करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आएगा बी, पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ। पेट्रोलियम का निर्माण कैसे हुआ, बहुत आसान क्वेश्चन है, चलो करते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, आपको जानना भी जरूरी है इसका आंसर क्या होना चाहिए। देखो, पेट्रोलियम लाखों साल पहले समुद्र में मरे, ठीक है, मरे हुए छोटे
समुद्री जीवों जैसे कि पौधों जानवरों के अवशेषों से बनता है। यहाँ तक समझ में आ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। ये जीव समुद्र तल पर दब गए और मिट्टी और रेत की परतों से ढक गए, ठीक है। और फिर वायु की अनुपस्थिति और उच्च तापमान और उच्च दाब मतलब दबाव के कारण धीरे धीरे हाइड्रोकार्बन मतलब कि हाइड्रोजन और कार्बन से बने पदार्थ में बदल गए, जिससे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनी। ठीक है, तो ये स्टोरी है आपका पेट्रोलियम बनने का। ठीक है, आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक समझ में आ रहा होगा बढ़िया तरीके से। अगर किसी प्रकार कोई दिक्कत परेशानी कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करना, आपके सारे डाउट्स को मैं क्लियर कर दूंगा। हाँ, मैं थोड़ा सा जो क्लास को थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूँ, क्योंकि आपको और भी सब्जेक्ट इसका आगे जो आपका है इसके आगे एक और क्वेश्चन पेपर कराना है, फिर जाके आपका मैथमेटिक्स का भी क्वेश्चन पेपर कराना है मुझे, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। और हमारे पास समय भी लिमिटेड ही है, जिस समय हमारे पास ज्यादा नहीं है, इसलिए हमारे को कम समय में ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करना है, तो इसलिए थोड़ा सा जल्दी कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, घर्षण के उपयोगी और हानिकारक होने का एक कारण उदाहरण दीजिए। देखो, घर्षण क्या होता है, हमारा उपयोगी भी है, घर्षण से हमारे को लाभ भी होता है और घर्षण से हमारे को हानि भी होता है। ठीक है, तो क्या लाभ है क्या हानि है हमारे को बताना है। चलो करते हैं। जैसे कि इसके लाभ के बारे में बात करते हैं। लाभ आपका है, जैसे कि लाभ के अंदर में आपका क्या है, चलना। ठीक है, घर्षण के कारण ही हम जमीन पर बिना फिसले चल पाते हैं। अगर घर्षण नहीं होगा, कहीं पे भी क्या होगा, घर्षण नहीं होगा तो हम फिसल जाएंगे वहां पर। ठीक है, और घर्षण होना जरूरी है। ठीक है, तो यह हमारे जूतों और जमीन के बीच पकड़ बनाता है। घर्षण क्या करता है, हमारे जूतों और जमीनों के बीच में क्या करता है, पकड़ बनाता है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि स्केटिंग होता है, आइस पे जो स्केटिंग करते हैं हम, तो उसमें क्या होता है कि वहां पर ना घर्षण कम होता है, वहां पे भी वह भी घर्षण है, मगर घर्षण वहां पे क्या होता है, बिल्कुल कम होता है। ठीक है, और रुकने के लिए भी वहां पे घर्षण कम होता है, वहां पे गिरने की भी संभावना बहुत ज्यादा हो जाता है ये सब। चलो नेक्स्ट करते हैं, हानि की बात करते हैं, मशीनों का घिसना। अब घर्षण के कारण क्या होता है, मशीनों को घिस जाते हैं। जैसे कि मैं एग्जांपल बताता हूँ, यह मशीनों के पुर्जों जैसे कि इंजन के हिस्से को घिस देता है और ऊर्जा की बर्बादी करता है। इसका इसका क्या हुआ, हानि प्रभाव। ठीक है, घर्षण का ये आपका क्या हानि है। जैसे कि आपका बाइक हो गया, स्कूटर हो गया के ब्रेक शू। ठीक है, आपने ब्रेक शू सुना होगा, जैसे कि बाइक के अंदर में पीछे ब्रेक आगे ब्रेक हो जाता है, ब्रेक शू आपने देखा होगा, वो लगता है। तो हमारा ब्रेक मारने से ना घर्षण के कारण क्या होता है ना, ब्रेक ना पूरी तरह से घिस जाते हैं पूरा। ठीक है, घिस जाते हैं, खत्म हो जाता है ब्रेक, तो इसके कारण मशीनों का हानि होता है। बस। चलो, तो हमारे 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन भी हमारे यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे हम नेक्स्ट खंड स्टार्ट करते हैं। सेशन का हमारा आएगा यहाँ से क्वेश्चन आपके 3 मार्क्स वाले सारे क्वेश्चन है। चलो शुरू करते हैं। 6 क्वेश्चन हमारा है, पहला क्वेश्चन हमारा 6 का। ए, हमारे दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों के किन्हीं 3 उपयोगों की व्याख्या करना हमारे को। देखो, हमारे दैनिक जीवन के अंदर में सूक्ष्म जीव जो होते हैं, सूक्ष्म जीव आपको पता होगा 5 प्रकार के होते हैं। तो हमारे सूक्ष्म जीवों को कई सारे उपयोग है, 3 उपयोग हमारे को लिखने हैं। चलो करते हैं। देखो, सबसे पहला हमारा जो उपयोग है हमारा दही और पनीर बनाने में। ठीक है, दही और पनीर बनाने में लैक्टोबैसिलस आपका जैसे बैक्टीरिया, ये क्या होता है, आपके बैक्टीरिया होते हैं जो दूध को दही में बदलने और यही प्रक्रिया पनीर बनाने में भी सहायक होती है। ठीक है, तो ये आपका हमारे का लैक्टोबैसिलस क्या आएगा, आपका सूक्ष्म जीव है, तो हमारा फायदा करता है। एग्जाम्पल ये हो गया। नेक्स्ट हमारा है टीके। ठीक है, टीके होते हैं वैक्सीन, वैक्सीन बनाने में भी। ठीक है, कई टीके मतलब वैक्सीन कमजोर या मृत सूक्ष्म जीवों से तैयार किए जाते हैं, जो शरीर को बीमारी से लड़ने की प्रतिरक्षा प्रदान करते हैं। ठीक है, तो वैक्सीन बनाने में भी यूज किया जाता है। नेक्स्ट हमारा है राइजोबियम जैसे बैक्टीरिया आपके होते हैं, दलहनी पौधे की जड़ों में हवा से हवा से क्या कहते हैं, नाइट्रोजन को स्थिर करते हैं, जिससे कि मिट्टी उपजाऊ बनती है और पौधों को पोषण मिलता है। अब ये राइजोबियम आपका क्या होता है, सूक्ष्मजीवी होता है, बैक्टीरिया होता है आपका। तो ये क्या करता है ना, दलहनी मतलब कि दाल वाले जितने भी पौधे होते हैं ना, उसको मदद करता है, क्या करता है, उनको ना नाइट्रोजन देता है। ठीक है, उनको नाइट्रोजन देता है, तो इस तरह से हमारा फायदा हो गया। फिफ्थ हमारा ये है, तो कोई भी 3 बेस्ट 3 आपको लिखना है, कोई भी 3 अच्छा जो भी आपको ज्यादा से ज्यादा समझ में आता हो उसको लिख देना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, इसी का बी वाला। ये दोनों में से कोई एक करना है, ध्यान रखना। ठीक, एंटीबायोटिक्स क्या है, 2 उदाहरण हमारे को बताना है। एंटीबायोटिक्स देखो, एंटीबायोटिक्स शक्तिशाली दवाएं हैं। क्या शक्तिशाली दवाएं, जो बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमणों का इलाज करती हैं और यह बैक्टीरिया को मारकर कम काम करती है। ठीक है, तो ये क्या होती है, दवाइयां होती है बेसिकली, जो क्या कहते हैं, बैक्टीरिया को मार देते हैंगे। ठीक है, मारते हैं, और संक्रमण मतलब बीमारी का इलाज करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। और दो दो वैक्सीनों के हमारे एंटीबायोटिक्स के हमारे उदाहरण लिख रहे हैं, जैसे कि हमारा पेनिसिलिन। ठीक है, पेनिसिलिन पेनिसिलिन आपका हो गया, और एमोक्स। ठीक है, एमोक्सिलिन एमोक्सोसिलिन, ये आपका 2 आपके उदाहरण है, याद कर लेना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आएगा 7th, घर्षण के विभिन्न प्रकार। अभी हमने ऊपर में पढ़ा था घर्षण,
घर्षण के हानि लाभ हमने पढ़ा था। अब देखो घर्षण के प्रकार, ठीक है, जैसे कि मैंने बोला था जब हम बर्फ पे स्केटिंग करते आएंगे, ठीक है, तो वहां पर भी घर्षण होता है, ठीक है, वहां पर भी घर्षण होता है। तो अब यहाँ पर आप पढ़ोगे, ठीक है। देखो तो घर्षण के विभिन्न प्रकार हैं, प्रत्येक को संक्षेप में हमारे को समझाना है। चलो करते हैं। तो पहला जो घर्षण का प्रकार आपका होता है, इससे इससे बोलते हैं कि स्थैतिक घर्षण कहते हैं। जैसे कि हमारा ये होता है रुकी हुई वस्तु पर बल लगाना। ये स्थैतिक गति का मतलब क्या है? स्थैतिक घर्षण के अंदर में क्या होता है, रुकी हुई वस्तु पर हम क्या कहते हैं, बल लगाते हैं। जैसे कि उदाहरण आपका हो गया, एक मेज पर रखी किताब को धकेलना जब तक वह हिलना शुरू ना कर दे। क्या होता है कि हमारे एक मेज पर, टेबल पे क्या है, किताब रखा है और उसको हम क्या कहते हैं, धकेलते हैं जब तक वह हिलना शुरू ना कर दे, बस। इसका एक एग्जाम्पल है और इसका मैंने स्थिति गति का मतलब क्या होता है मैंने बता दिया। नेक्स्ट जो घर्षण का नाम होता है आपका लोटनी का आपका घर्षण होता है। जैसे कि लुढ़कती वस्तु पर, यह जो घर्षण लगता है आपका किस पे, कौन सी वस्तु पे लगता है, लुढ़कती वस्तु पर घर्षण लगता है, ठीक है। यहाँ पे लिख दे रहा, लुढ़कती वस्तु पर घर्षण घर्षण लगता है। बस लिखना, बस इतना ही लिखना बस। उदाहरण देखो, जैसे साइकिल के पहियों का सड़क पर लुढ़कना। आपके जो साइकिल के जो पहिए होते हैं ना, साइकिल के पहिए आपने देखे होंगे, उस सड़क पे क्या होता है, लुढ़कते हैं। आप या तो हम जैसे कि एक टायर होता है, खाली टायर को हम लकड़ी से मारते हैं, किसी किसी ने, आप कमेंट करना, किसी किसी बच्चों ने जो अपने साइकिल के खाली टायर होते हैं उसको सड़क पे मार मार के, लकड़ी से मार के दौड़ाया हो, ठीक है, वह करना, कमेंट करना, ठीक है। तो क्या करते हैं, या आप सिंपल सा आएगा, साइकिल जब हम रोड पे चलाते हैं तो गोल गोल घूमता ना पहिया साइकिल का, तो बस वही इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट हमारा है सर्पी घर्षण, ठीक है। सर्पी घर्षण, इसको हम स्लाइडिंग फ्रिक्शन भी हम कहते हैं। जैसे कि फिसलती हुई वस्तु पर, ठीक है, फिसलती वस्तु पर ये जो घर्षण आपका होता है फिसलती हुई वस्तु पर लगता है, जो स्केटिंग वाले पे जैसे, ठीक है। तो इस बर्फ पर फिसलना, ठीक है, बर्फ पे फिसलना आपका, यहाँ पर आपका सर्फी घर्षण आपका होता है, ठीक है। तो बर्फ पे फिसलने पे भी क्या होता है, घर्षण काम करता है, वहां पर भी घर्षण होता है, ठीक है, और कम मात्रा में होता है, बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमारा एट्थ है। ए या बी दोनों में से एक का आंसर हमारे को देना है, ठीक है। ऊँटों के पैर चौड़े क्यों होते हैं? ऊँट के जो पैर होते हैं आपके चौड़े क्यों होते हैं, हमारे को बताना है, ठीक है। तो इसके कई सारे कारण होते हैं, ठीक है। जैसे कि आपका इसके मुख्य कारण जो आपके आएंगे, देखो 3 मार्क्स वाला क्वेश्चन है तो हमारे को 3 पॉइंट्स कम से कम, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन है तो 3 पॉइंट्स हमारे को लिखने पड़ेंगे। 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो 2 मार्क्स लिखने पड़ेंगे कम से कम, और 1 मार्क्स वाले क्वेश्चन तो 1 मार्क, एक लाइन तो हमारे को लिखना पड़ेगा, ठीक है। वैसे तो आपके एमसीक्यू वाले क्वेश्चन है उसमें लिखने की आपको जरूरत नहीं होती है, ठीक है, ध्यान रखना। तो 8 क्वेश्चन करते हैं। 3 कारण इसके है हमारे पास हैं। एक सेकंड रुक जाना, ये रहा। तो इसके हमारे ऊँट के, यहां से इसका आंसर है, ऊँट के पैर चौड़े क्यों होते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली अब मैंने क्या करा, 2 ही पॉइंट लिखाएगा, 2 भी लिख दोगे, 2 लिख दोगे। यहाँ पे 2 लिख देने पे, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हो वर्ड ज्यादा ज्यादा है तो आपके मार्क्स मिल जाएंगे, यहाँ पर 3 में से 3 मार्क्स में आपको मिल जाएगा। देखो तो ऊँटों के पैर क्यों चौड़े होते हैं, कारण आपका है, ठीक है। और यहाँ पे बड़ी बड़ी लाइन, यहाँ पे लाइन्स क्या बड़ी हैं, पिछले 3 मार्क्स यहाँ पे मिल जाएगा। बाकी जब छोटी लाइन्स हो तो 3 मार्क्स, 3 पॉइंट्स आपको लिखना जरूरी है, ठीक है, इसके लिए। चलो करते हैं। फर्स्ट है दबाव कम करने के लिए। अब क्या होता है, ऊँट के जो पैर होते हैं क्या करते हैं, दबाव कम करने के लिए होते हैं, ठीक है। चौड़े तलवे शरीर के वजन को ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैला देते हैं। अब ये तलवे क्या होते हैं ना, चौड़े होते हैं, ठीक है। तो शरीर का वजन होता है ना, इससे ना, शरीर का वजन इससे इसको क्या करता है ना, पूरे बड़े क्षेत्र पे फैला देता है, ठीक है, और वह रेत में धंसते नहीं है। अब वो क्या करते हैं, जैसे कि कम चौड़े पैर होंगे तो सारा सारा वजन ना पैरों पे लगेगा और नीचे धंस जाएंगे। अब जो उनके ना चौड़े पैर होते हैं ना, क्या करते हैं, बहुत बड़े क्षेत्र पे दबाव डालते हुए, ठीक है, जिसके कारण वह अंदर धंसते नहीं है। दबाव कम करना, ठीक है। आगे करते आएंगे, रेत में धंसने से बचाव। चौड़े पैर का रेत में धंसने से उनको बचाव करते हैं। जैसे कि देखो चौड़े सपाट और गद्देदार पंजे इनके होते हैं, रेत पर फैले रहते हैं और उन्हें फिसलना और धंसने से रोकते हैं, ठीक है। पैर तो दबाव कम करने के लिए और धंसने से उनको बचाता है चौड़े पैर। नेक्स्ट इसी का अथवा वाला क्वेश्चन देखो, इसका अथवा क्वेश्चन है, गहराई के साथ द्रव का दबाव क्यों बढ़ता है। जैसे कि गहराई के साथ, समुद्र के अंदर में जैसे जैसे आप नीचे की ओर जाते चलोगे तो वहां पर जो प्रेशर है ना, द्रव का जो पानी का जो प्रेशर है, आपका दबाव हैगा, वह आपका बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। वहां पर जो हैगा आपका बढ़ जाता है। क्यों बढ़ जाता है वहां पर, जैसे कि आपको, जैसे कि समुद्र के अंदर आप नीचे डूब जाओगे, आप सोचो कि ऊपर में जल्दी से मैं चले जाऊं, ऊपर में चले जाऊं, नहीं जा पाओगे। तो वहां पर जो एक दबाव होता है, प्रेशर होता है, जो आपको ना नीचे की ओर में खींचता है, ठीक है। तो कई सारे, देखो इसको पीछे में क्या कारण है, देखो 3 मुख्य कारण आपके होते हैं। पहला आपका तरल का भार। अब जितने भी, जैसे कि आप मान के चलो पानी के अंदर नीचे में आप डूब गए, ठीक है, वैसे कभी ना हो,
तो डूब गए तो जितना भी पानी आपके ऊपर में है तो वह क्या करता है, आपके ऊपर दबाव लगाता है। ठीक है, तो भार उसका भी जो तरल का उसका भार होता है, वजन होता है। ठीक है, तो तरल पदार्थ का अपना वजन होता है। आप जितना गहराई में जाते हैं आपके ऊपर वो ऊपर उतना ही अधिक तरल पदार्थ जमा हो जाता है। ठीक है, तो तरल का भाग जमा हो जाता है, इसलिए दबाव आपको प्रेशर होता है, महसूस होता है। नेक्स्ट आपका है बढ़ता हुआ बल। अब क्या होता है, बल भी लगता है। आप देखो यहाँ ऊपर मौजूद तरल पदार्थ का पूरा भार नीचे के बिंदु पर नीचे की ओर एक बल लगाता है। अब जो क्या कहते हैं ना, यहाँ पे जो हमारा जो पानी है, पूरा पूरा जो पानी है आपके ऊपर में, जो भी पानी है, ठीक है, तो वो आपके क्या करेगा ना, वह जितने भी पानी है तरल, जो हमारे क्या तरल पदार्थ का जो भार आएगा, तो आपके ऊपर ना क्या करेगा, पूरा ऊपर ना एक बल लगाएगा। सारा में सारे सारे पानी मिलकर आपके ऊपर में एक बल लगाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका है दबाव में वृद्धि। अब क्या होता है दबाव में वृद्धि, तीसरा पॉइंट आपका कारण है। देखो ऊपर के तरल का भार, ठीक है, गहराई के साथ बढ़ता है और इसलिए दबाव भी बढ़ता है। देखो ऊपर के तरल का भार, मतलब कि बाल भार होता है आपका, भार भी बोल सकते हो या इसको बल भी बोल सकते हो आप, गहराई के साथ में। अब जैसे जैसे आप क्या है, दबाव जैसे जैसे नीचे जिसमें जाते रहोगे तो उसमें ना दबाव के अंदर वृद्धि आपका होते जाएगा। ठीक है, आपका दबाव प्रेशर जो आपका बढ़ते जाएगा। तो ये बस 3 पॉइंट्स है आपको लिखना है इसके अंदर में, जो गहराई में जाते जाते दबाव बढ़ने के कारण होते हैं। ठीक है, तो यही हमारे 3 मार्क्स वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। अब इससे आगे के जो क्वेश्चन हमारे खंड गा है उसको हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर में, पार्ट नंबर 3 के अंदर, हम पार्ट नंबर 2 के अंदर आपको मैं कराऊंगा। ठीक है, तो आशा करता हूँ स्टूडेंट को यहाँ तक आपको हर एक क्वेश्चन बड़े तरीके से समझ में आ गया होगा। अब कोई भी दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगा। कुछ भी डाउट्स हो तो कमेंट्स करना, आपके मैं सारे डाउट्स को नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं सारे डाउट्स को क्लियर कर दूंगा। ठीक है, आपको मैं एक ट्रिक बताने वाला था जिससे कि आप 100% अपने मार्क्स को अचीव कर सकते हो। जैसे कि आपको मैं बताना चाहता हूँ, आपको मैंने अभी जो क्वेश्चन पेपर कराया 2025-26 का है। ठीक है, इसके बाद जो क्वेश्चन पेपर आपको मैं कराऊंगा वो 2025 और 2024-2025 का आपको मैं क्वेश्चन पेपर कराऊंगा। ये 2 क्वेश्चन पेपर आपको मैं करा रहा हूँ। ठीक है, और आपको ना 100% मार्क्स चाहिए, मतलब कि 60 में से 60 मार्क्स आपको चाहिए। क्वेश्चन पेपर आपका 60 में से 60 मार्क्स का होता है। 100% मार्क्स चाहिए, बटे में से बटे मार्क्स चाहिए आपको, 100 में से 100 मार्क्स चाहिए। तो आपको क्या करना पड़ेगा, ये 2 क्वेश्चन पेपर तो आपको मैं करा ही रहा हूँ, इसके अलावा 2 क्वेश्चन पेपर आपको और करना पड़ेगा। ठीक है, 2 हो गया और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस और, लगभग लगभग मान चलो ना 2 और क्वेश्चन पेपर कर लेना, लगभग लगभग आप 60 में से 60 मार्क्स अचीव कर लोगे। ठीक है, तो पहले कौन कौन से क्वेश्चन पेपर करोगे वह मैं आपको बता देता हूँ। तो आप करोगे 2024 और 2023 और 2024। ठीक है, 2023-24 का 23 और 24 का क्वेश्चन पेपर एक प्रैक्टिस कर लेना। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, मतलब कुल मिला के आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर लास्ट 4 साल, 4 या 5 साल के क्वेश्चन पेपर का प्रैक्टिस कर लेना। आपके 60 में से 60 मार्क्स आपके पक्के हो जाएंगे। एक ये कर लेना 2023-24 का, और आपका 2022 और 2000, ठीक है, 2022 और 2023 का क्वेश्चन पेपर का, ये 2 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना। 60 में से 60 मार्क्स लगभग लगभग आपके अचीव कर लोगे। और ठीक है, ये आपके हो गए, ये 4 क्वेश्चन पेपर प्रैक्टिस कर लेना। इसके अलावा और भी जो आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उसको प्रैक्टिस कर लेना। 60 में से 60 मार्क्स आपके अचीव कोई भी आपसे नहीं छीन सकता है। ठीक है, तो इतना मेरा सजेशन था। तो आज की इस क्लास को मैं यहीं पे फिनिश करता हूँ। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के अंदर में। तब तक लेटेक केयर, टेक बाय, जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग।